चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें, 101वें संशोधन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है लिखित, दूसरा जैसे कि लिखित संविधान के अंतर्गत आता है अमेरिकी संविधान और अलिखित आता है ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों है इसमें? क्योंकि बहुत ही ज्यादा समृद्ध और विस्तृत दस्तावेज हैं। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन करंट की अगर बात करें 2019 की, तो इसके तहत जो भारत में है एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग यानी भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भाग है 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई जो 9th, 10th, 11 और 12। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। इसमें संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण दिए गए हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक कारण, कि इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत ही ज्यादा बड़ा था और जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। विभिन्न स्रोतों से विविध, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा स्रोत यूज में लिए गए हैं, जैसे कि संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। भारत संविधान के राजनीतिक जो भाग हैं उनमें से उनका अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसमें जैसे कि भारत का दार्शनिक भाग क्या है, जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये मौलिक अधिकार जो है वो दार्शनिक भाग में आते हैं। और जो भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग है इसके अंतर्गत कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित हिस्से आते हैं। संविधान के जो अन्य प्रावधान हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएसएसआर यानी अभी के टाइम पे रूस और फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। अब भारत के हम नम्यता और अनम्यता का समन्वय देखेंगे कि कठोर व अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने की कोई स्पेशल प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे कि अमेरिका का संविधान। और लचीला व नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण में होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान।
अनुच्छेद 368 के दो तरह के संशोधन के प्रावधान है। जो पहला है, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। पॉइंट 4, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें सभी लक्षण आम हैं। 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता आदि। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे कि सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 अभिप्राय बताए गए हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम भी दिए गए हैं, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सरकार का संसदीय रूप। पॉइंट 5, अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं भी हैं, जो निम्नलिखित हैं। वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। पॉइंट 2, बहुमत वाले दल की सत्ता। पॉइंट 3, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। पॉइंट 4, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पॉइंट 5, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। पॉइंट 6, निचले सदन का विघटन। भारतीय संसदीय प्रणाली बड़ी पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है, जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी की व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे भारत की हो, ब्रिटेन की हो, प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजनीतिक के जानकार प्रधानमंत्री सरकार के नाम देते हैं। पॉइंट 6, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभु का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। और जिस तरह से ब्रिटिश प्रणाली से थोड़ा बहुत अलग है, वैसे ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। अमेरिकी संविधान में विधि के नियत प्रक्रिया का प्रावधान है और हमारे भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय आता है और उच्च न्यायालय के नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसमें जिला अदालत, अन्य निचली अदालत आती है। न्यायालय का एकल तंत्र आता है, केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। और सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान में इसकी स्वतंत्रता के कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा
उनके न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। पॉइंट 8 है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जैसे पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 के बीच में आता है अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का उद्देश्य जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, और जिस भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार हनन होता है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर अगर आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्हें स्थगित किया जा सकता है। केवल 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता है, इनको छोड़कर। नीति निर्देशक तत्व, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। सामाजिक, गांधीवादी, उदार, बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों की तरह कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत मौलिक हैं और मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में भारतीय संविधान के नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की संतुलन पे रखी गई है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान शामिल किया गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, राष्ट्र की संप्रभु एकता और अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे का भावना का विकास करें। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत का संविधान, धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। इसमें कुछ लक्षण हैं जो निम्नलिखित हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, कानून की समान सुरक्षा दी जाएगी, अनुच्छेद 14। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25। हर धार्मिक समूह इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 26। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 27। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, अनुच्छेद 28। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसकी भी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उन्हें कोई भी धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के अधिकार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम
1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान फेडरल है। 2 लक्षण एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है जो है भारतीय नागरिकता। वहीं अमेरिका में जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस स्टेट का होता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए अधिकारों के 2 समूह का लाभ उठाता है, जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन भारत में किसी भी राज्य में पैदा हुए नागरिक की केवल एक ही नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है जो कि निम्नलिखित हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग, राज्य और केंद्र सरकार के खातों की समीक्षा के लिए भारत का नियंत्रक महालेखागार, जो जनता के पैसे संरक्षक होते हैं, सरकार के द्वारा खर्चों की वैधानिकता, उनके उचित होने की टिप्पणी करते हैं। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों में राज्यपाल को सलाह देना है। आपातकालीन प्रावधान। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश में संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान व देश में लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह में पैदा हुई राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था। अनुच्छेद 352। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता। अनुच्छेद 356। केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता। अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल में भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यक्ष संकट में होती है। अनुच्छेद 360। जब भी आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकारों के हाथों में आ जाती है। संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। त्रिस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था है, केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र व राज्यों की संख्या अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया था, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान के एक नए भाग 9वें व नई अनुसूची 11वें जोड़कर 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नए भाग 9A तथा अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं की संवैधानिक मान्यता प्रदान की। सहकारी समिति। 97वें संविधान संशोधन 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें 3 परिवर्तन संविधान में किए गए। सहकारी समिति गठित करने के अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19। इसमें एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43(6). संविधान में एक नया भाग 11B जोड़ा। सहकारी समितियां शीर्षक से द कोऑपरेटिव सोसाइटी अनुच्छेद 243(z)(h) से लेकर 243(z)(t) तक। नया भाग 11B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। अंतरराज्य सहकारी समितियां राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। Thank you.